नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बातचीत करने वाले हैं मार्केट की और इकोनॉमी की बिग पिक्चर क्या है? पूरी जो तस्वीर हमें दिख रही है, उसको कैसे रीड किया जाए? यानी मैक्रो ट्रेंड और बिग पिक्चर क्या है? ये इसलिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी खबरें देखी हैं, अर्निंग्स देखी है, Q1 का जीडीपी देख लिया है और दुनिया भर की जो तमाम खबरें चल रही हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से प्लेस्ड है, इस पर हम आज आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। जिससे कि आपको एक मोटा-मोटा अंदाज़ा लग सके कि हमारा मार्केट का रुझान क्या है, इकोनॉमी का रुझान क्या है और जो इतनी सारी खबरें चल रही हैं, अच्छी-बुरी दोनों, उनका क्या असर आने वाले समय में हो सकता है और ट्रेंड लाइन क्या चल रही है। तो बहुत सारे लोग हमेशा ये आलोचना करते हैं कि इकोनॉमिस्ट की मत सुनो, मार्केट वालों की सुनो। मैं दूसरे कैंप में हूँ। मैं इकोनॉमिस्ट की ज़रूर सुनता हूँ और वेल्थ क्रिएशन के लिए इकोनॉमिस्ट को सुनना बहुत ज़रूरी है। अभी इस चीज़ को हम लोग डेटा के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए कुछ आपके सामने नंबर पेश करते हैं। जैसे हमने इसका नाम रखा है शो का कि मार्केट का बिग पिक्चर क्या है। चलिए पहले हम देखते हैं इसमें मार्केट की बिग पिक्चर क्या है। अब इस पहले मैं इसको हटा दूं। यस, अब आप देखिए, ये हमने एफआई और डीआई के डेटा निकाला है 2020 से। एनुअल डेटा है, एक तरफ एफआई का है, दूसरी तरफ डीआई का है। मेरे पास डेटा और भी पीछे से है, लेकिन वो एक प्लेट में आता नहीं, इसलिए हमने केवल 2020 से लिया, वरना तो मैं 2012-13 से निकालना चाहता था। डेटा अवेलेबल है, उसका ट्रेंड भी ऐसे ही है। अब आप इसमें एक मजेदार बात देखिए कि एफआईआईज कंटिन्यूअस बेच रहा है, नेट सेलर है। 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, अभी तक। यानी कल का आंकड़ा अगर इसमें 100 करोड़ और जोड़ दें तो 858 हो जाएगा। 9 सितंबर तक का ये आंकड़ा है। इंटरेस्टिंग बात आप ये देखिए कि 2020 में, कैलेंडर ये 2000 आपको याद होगा ना, वो उस कैलेंडर ईयर में बायर थे 64,000 करोड़ के। लेकिन उसी के सामने डीआईआईज ने 36,000 करोड़ का माल बेचा था। अमूमन आप डेटा ऐसे ही देखेंगे कि एक बेचता दूसरा खरीदता। सिंपल बात है, क्योंकि अगर एक बड़ा इन्वेस्टर बेच रहा है तो एक बड़ा इन्वेस्टर ही उसको एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए आपको ये डेटा ऐसे दिखते हैं। अभी आप जो डेली डेटा आता है एफआईआई का, वो भी आप ये देखिए कि जिस दिन एफआईआई खरीदता है उस दिन डीआई बेचता है। कभी कभार ऐसा होता है कि एफआईआई ने भी बाई किया तो डीआई ने बाई किया, लेकिन डीआई का फिगर बड़ा होता है। अब 2021 में देखिए 92,000 करोड़ का बेचा, सामने उन्होंने 94,000 करोड़ का बेचा। इसमें कोविड वाले साल को भी आप देखिए, जो 2020 का साल है ना, कह रहे हैं 2020 में कोविड आया था, तो 2020 इज ए कोविड ईयर। और कोविड ईयर में एफआईआईज ने दबा के खरीदा था 64,000 करोड़ का और डीआईज ने बेचा था। ये ट्रेंड चलता है। लेकिन दिलचस्प आंकड़ा आपको दिखेगा 2023 से। 2023 का एक साल ऐसा था जहां पे मार्केट बहुत, मेरे ख्याल में, काफी ऊपर की तरफ जाने वाला था और उसने सितंबर 24 में, मुझे लगता है, हाई बना दिया था। 21 से 22 कैलेंडर ईयर, 21 से 22 फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखें तो वो एक साल ऐसा जब मार्केट बहुत ही ठंडा था, एकदम कुछ नहीं हो रहा था वहां पे। इसीलिए आप देखिए 2022 में 2,78,000 करोड़ की सेलिंग की थी एफआईआई से। सामने डीआईएस ने 276 खरीदारी की, मैचिंग थी। 23 में उन्होंने अपनी सेल कम की, एफआईआई ने केवल 16,000 करोड़, और 2023 में 1,84,000 करोड़ की डीआईएस की बाइंग थी। इंटरेस्टिंग फिगर आता है 2024 में, क्योंकि 2024 के आधे साल तक मार्केट ठीक था। इलेक्शन के दिन बुरी तरह से गिरा, लेकिन रिकवर कर गया। उसके 10 दिन बाद पूरा रिकवर कर गया था और फिर सितंबर लास्ट तक आते आते पीक हो गया। तो अब आप 24 का डेटा देखिए, कितना इंटरेस्टिंग। 3,02,000 करोड़ की सेलिंग की एफआईआई ने और डीआईज ने 5,26,000 करोड़ की बाइंग की, दुगनी। यही बात जो हम लोग बार बार कहते हैं कि, जो शंकर शर्मा भी कहते रहते हैं कि रिटेल ने कुशन दिया। रिटेल मतलब म्यूचुअल फंड ने, आपका ही हमारा ही पैसा म्यूचुअल फंड लगा है, तो म्यूचुअल फंड ने दबा के खरीदा और उन्होंने दबा के बेचा। तो
उनको इतना कुशन प्रोवाइड किया है म्यूचुअल फंड्स ने, डीआईआईज ने, कि एफआईआईज ने 3 लाख करोड़ का माल 2024 में बेचा। अब आइए 2025 में, 2025 का भी 9वां महीना शुरू हुआ है। 2025 में 2,24,000 करोड़ का माल वो बेच चुके हैं, और हमने कितना खरीदा है पिछले पूरे साल से ज्यादा। 2024 में एफआईआईज ने, डीआईआईज ने 5,26,000 करोड़ खरीदा था, और अभी 5,29,000 करोड़ वो खरीद चुके हैं। अभी 3 महीने बाकी हैं, तो 1.5 लाख करोड़ अगर हम और जोड़ लें तो कितना हो गया, 6-7, मतलब 6.5 पौने 7 लाख करोड़ की बाइंग डीआईआईज की हो जाएगी, और उन्होंने 2.25 लाख करोड़ बेचा है। 1 लाख उनमें भी जोड़ लो आप, अगर लगातार वो बेच ही रहे 3 महीने से। और तो पॉइंट ये दिख रहा है कि एफआईआईज कंटिन्यूअस सेलर है। 2014 से लगातार, बीच में एक आध साल उन्होंने खरीदा, कंटिन्यूअस बेच रहा है, और डीआईआईज कंटिन्यूअस खरीद रहा है। और कोविड के बाद से आपकी एसआईपी, हमारी एसआईपी बहुत बढ़ गई है, फोलियोज बढ़ गए हैं, तो और ज्यादा खरीदारी हो रही है। ये कोई चमत्कारी डेटा नहीं है कि 2024 में खूब दबा के खरीदा, 25 में खरीदा, क्योंकि हमने आपने इतना पैसा दे रखा है उनको कि वो मजबूरी में खरीद रहे हैं, और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। कैपिटल कंट्रोल है, साथ $7 बिलियन की जो इंडस्ट्री वाइड लिमिट है फॉरेन में निवेश करने वाली, वो सील्ड है। 75 लाख करोड़ में $7 बिलियन बहुत छोटा अमाउंट है, तो इसलिए मजबूरी है उनकी खरीदने की। मैं नहीं मानता कि म्यूचुअल फंड वाले बहुत खुशी खुशी खरीद रहे हैं, वही महंगा कर रहे हैं मार्केट, वही घूम फिर के 750 स्टॉक में खरीदते बेचते रहते हैं। तो एफआईआई को ये कुशन मिल रहा है, और अभी लेटेस्ट डेटा ये कहता है कि एफआईआई की होल्डिंग कम हो गई है, डीआईआई की ज्यादा हो गई है। डीआईआई ने एफआईआई से ज्यादा माल अपने पास रख लिया है। तो ये डेटा हमें ये दिखाता है कि ये पिक्चर कोई बहुत अच्छी नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है कि एफआईआई कुशन ले रहे हैं, वो बेच रहे हैं, और म्यूचुअल फंड वाले दबा के खरीद रहे हैं। चलिए इसके आगे का डेटा देखते हैं। अब आगे क्या हुआ, इस पिक्चर को देखिए आप। इसमें जो भी अच्छी और बुरी खबरें मुझे याद आ रही थी, मैंने सब इसमें चार्ट की। तो अच्छी खबर क्या है, जीएसटी में कटौती हो गई, रिपो रेट काट दिया गया एकदम से, इनकम टैक्स में आपकी 12 लाख से ज्यादा, 12.75 तक टैक्स फ्री इनकम है, इन्फ्लेशन 1.5% चल रहा है, रियल जीडीपी 7.8% है, और कच्चा तेल 65-60 की रेंज में बना हुआ है। इसके सामने बुरी खबरें देखिए क्या है, टैरिफ का ओवरहैंग बना हुआ है, 50% टैरिफ, बातें चल रही हैं। ट्रम्प साहब कह रहे हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मोदी जी, हम लोग फिर से बातचीत शुरू करेंगे और कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकाल लेंगे, और सेम टाइम पे वो यूरोपियन यूनियन से करें 100% टैरिफ ठोक दो इंडिया के ऊपर। तो ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसके अलावा कभी कतर पे हमला, कभी यमन पे हमला, कभी ईरान पे हमला, कभी इधर चीन के साथ तनाव, उधर रूस और यूक्रेन भिड़े पड़े हुए हैं, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अर्निंग्स काफी कमजोर थी हमारी, ये एक्सेप्ट कर लीजिए आप, और ये लगातार पिछले 4-5 क्वार्टर से हम लोग देख रहे हैं कि कंपनियों की जो कमाई है वो कमजोर है, वीक अर्निंग्स हैं कंपनीज की। Q1 रिजल्ट में साफ दिखा, सब 10% आपकी अर्निंग बन रही है। रुपया कमजोर हो रहा है, 88 के ऊपर निकल रहा है रुपया। अब मैं हो सकता है गलत हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं गलत हो जाऊं, लेकिन ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि मार्च तक आप रुपया 92-93 तक भी देख सकते हैं, क्योंकि करेंट, अच्छा, टेक्निकली अगर आप समझें या इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझें, तो बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत अच्छी नहीं है। वीक होगी तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत वायबल होगा, हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश इसका फायदा उठाते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी रखने का बहुत मजा नहीं है, बैलेंस होना चाहिए, मध्यम मार्ग रखिए आप, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आरबीआई इस फेवर में होगा करेंसी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा जाए। अगर करेंसी वीक होती है तो ये बुरी बात नहीं, इसको देख के घबराइएगा मत। तो ये अभी करंटली बुरा बना हुआ है। नॉमिनल जीडीपी 8.8%, ये आप देखिए सामने, रियल जीडीपी 7.8 अभी आई है Q1 में, और नॉमिनल जीडीपी 8.8%। अब आप ये कह सकते हैं कि एक क्वार्टर का देख के आप ज्ञान दे रहे हैं, अभी आपको बड़ी पिक्चर भी दिखाएंगे। बिग पिक्चर ये कहती है कि जब आप 8.8% के नॉमिनल जीडीपी पे हैं,
तो आपकी अर्निंग तो सही चल रही है फिर 9% की, उसमें क्या बुराई है? थोड़ा आधा परसेंट प्रीमियम और मिल जाता तो सही है। सिंपल फॉर्मूला है बॉस, नॉमिनल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस डिविडेंड। तो 8.8 नॉमिनल जीडीपी ले लीजिए आप, इस पर एडिशनल 1% का और इन्फ्लेशन जोड़िए आप, और डिविडेंड जोड़ दीजिए, तो 9 साढ़े 9 बनता है आपका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉमिनल में अगर आप डिविडेंड खाली जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए हम उसी को मान लेंगे 1.5% इन्फ्लेशन ही हम कैलकुलेट करेंगे, नॉमिनल कोई फाइनल मान लेते हैं। मैंने इसलिए अलग से आपसे जोड़ने के लिए कहा क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि 1.5% इन्फ्लेशन नहीं है, ज्यादा है, लेकिन चलो हम 1.5 ही मान के चलते हैं। तो 8.8 प्लस आधा, 9.25 9.5% से ऊपर आपकी मार्केट रिटर्न नहीं बनेगी एज पर फॉर्मूला। तो नॉमिनल जीडीपी 8.8% इज वेरी वीक, वेरी वेरी वीक, और ऊपर से मार्केट का वैल्यूएशन हाई है, ये भी एक बुरी खबर है। मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर आप पी देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। निफ्टी तो आप कह सकते हो 21 पे आ गया है, तो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ है, स्टिल महंगा है, अभी भी महंगा है वो, लेकिन उतना नहीं है जितना मिड और स्मॉल कैप है। तो ये अच्छी और बुरी खबरें हमने दोनों इसलिए आपके सामने रखी कि इसमें कुछ भी नई चीज नहीं है, ये सब आपको मालूम है, ये सब पब्लिक में है, सारी खबरें मालूम है। क्या मार्केट ने इसको डिस्काउंट किया है कि ये सब खबरें हमको पता है इसलिए प्राइस्ड इन है? आप लोग कॉमन टर्म्स बोलते हो ना, अरे भाव में आ गया है। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो भाव में नहीं है, जैसे टैरिफ। टैरिफ का फाइनल क्या होगा ये भाव में पूरी तरीके से भी नहीं है, दो रीजन से। एक तो इसका रियल इंपैक्ट हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स में पता चलेगा जब कंपनी अपनी कमेंट्री देंगी, इसलिए पूरा डिस्काउंट नहीं है। या ये बदल भी सकता है, मान लीजिए हटाई दें ट्रम्प कि वो 25% रशिया ऑयल वाला हट जाएगा और इसमें भी नेगोशिएट करके थोड़ा 15 कर दें, तो रियल बदल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टैरिफ फुली प्राइस्ड इन नहीं है। दूसरी चीज, आपकी अर्निंग्स फुली प्राइस्ड इन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट है, फेस्टिवल है, जीएसटी कट हुआ है, ये हुआ वो हुआ है, तो अगर अर्निंग अच्छी आ गई तो वो भी फुली प्राइस्ड इन नहीं है, ये वल्नरेबल सेगमेंट है। तो ये जो दो नेगेटिव खबरें ये बदल सकती है, इसलिए फुली प्राइस्ड नहीं है। अच्छी खबरों में जीएसटी कट ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है, लेकिन रियल इंपैक्ट हम लोग 22 सितंबर के बाद देखेंगे, तो शायद ज्यादा तस्वीर, तो वो भी वल्नरेबल लेके चलते हो। इन्फ्लेशन वल्नरेबल है, ये जो लो इन्फ्लेशन लिखा हुआ है ना 1.5% वाला, ये मुझे नहीं लगता ये वल्नरेबल है, कभी भी अचानक शूट अप हो सकता है, या और भी नीचे चला जाए मान लो, तो ये भी नहीं है। और कच्चा तेल भी वल्नरेबल है आपका, कच्चा तेल ये कभी भी भाग सकता है, बहुत दिनों से उसी रेंज में प्ले अप हो रहा है। तो ये सारी खबरें मोटे तौर पे आप कह सकते हो कि आपको मालूम है डिस्काउंटेड, लेकिन इसमें कुछ चीजें बिल्कुल डिस्काउंटेड नहीं है, वहां पे बड़ी गड़बड़ हो सकती है। चलिए अगली प्लेट की तरफ चलते हैं। अब इसमें हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आप देखिए, FY21 में हमारी नॉमिनल जीडीपी थी -1.2, कोविड साल था, तो उसका कोई लेना देना नहीं है कि भाई चलो ठीक है कोविड सब बंदी था यार, तो उसमें क्या है, तो उसको छोड़ देते हैं। बता हमने इसलिए दिया क्योंकि सीक्वेंस में आ जाए। FY22 में 19% की नॉमिनल जीडीपी थी, कोविड का बेस इफेक्ट था, इसलिए वो वाला साल भी हमें छोड़ना पड़ेगा। तो 21 और 22 का कोई बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे है नहीं। अब आप 23 से ट्रेंड पकड़िए, 23 में नॉमिनल जीडीपी 14%, 24 में नॉमिनल जीडीपी 12%, FY25 में 9.8% और Q1 FY26 में 8.8%। पिछले 4 सालों से लगातार आपकी नॉमिनल जीडीपी नीचे आ रही है। आप समझ रहे हो, जो हमने आपको भी कहा कि अगर नॉमिनल जीडीपी आपकी नीचे आ रही है तो मार्केट से बहुत बड़े रिटर्न की उम्मीद आप ना करें, क्योंकि यार वही तो है ना, ग्रोथ तो आपको इन्फ्लेशन से ही दिखती है। तो ये डेटा बहुत कुछ कहता है अपने आप में, बिग पिक्चर है ये कि आपका इकोनॉमी मार्केट कैसे प्लेस्ड है। तो इसलिए हमें लगता है कि इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तो जो बहुत स्टॉक को लेकर के या मार्केट को लेकर के आपको एक राय बनानी चाहिए, उसमें ये डेटा काफी मदद करेगा।
इसका जो अगला डेटा है ना, वो भी आपको काफी पसंद आएगा। अब ये देखिए, ये एक और बिग पिक्चर निकाली हमने। 1990 से 2025 बहुत लंबा टाइम फ्रेम है। उसमें हमारे जो नॉमिनल जीडीपी का सीएजीआर था, ये एवरी ईयर का नहीं है कि किसी साल ज्यादा किसी साल, एवरेज जो निकाला हमने, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, वो निकल के आ रही है 12.8%। तो इसी डेटा को यूज करके म्यूचुअल फंड वाले आपको बताते हैं कि 25 साल में हमने इतना रिटर्न दिया, 13% तो बन ही जाएगा, कहीं भी मतलब 13% तो कहीं गया ही नहीं। निफ्टी का जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप हमेशा बड़े बड़े फंड मैनेजर यही बताते हैं कि पिछले 25-30 सालों में देखिए 12-13% का मार्केट ने रिटर्न दिया है, तो अगर आप इंडेक्स फंड में भी डालोगे तो इतना तो बन ही जाएगा। नहीं बनेगा। देखो उसके नीचे वाला डेटा, 2000 से 2010 का सीएजीआर 12.3% है, गिरा है नॉमिनल जीडीपी एनुअलाइज्ड। फिर 20 से 25 यानी FY20 से FY25 का नॉमिनल जीडीपी का सीएजीआर 10.5 है। देख रहे हैं आप, यानी लगातार आपकी नॉमिनल जीडीपी नीचे आ रही है। इसलिए यहां से आगे जाते हुए कोई बेंचमार्क मत बना लीजिएगा कि 13% तो रिटर्न मिल ही जाएगा। मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इंडिया में अगर आप एक चीज गौर करें, वो डेटा मैं आपको कभी फिर बता दूंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए उसको। पिछले 25-30 सालों में अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन जो है ना, पहले जो 10 से 12%, 9%, 11% होता था, वो धीरे 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 न्यूट्रलाइज हो रहा है, नॉर्मल की तरफ जा रहा है। अब आप देखेंगे तो आपकी इन्फ्लेशन नंबर 7-8% से ज्यादा एवरेज में नहीं आता है। अभी तो खैर 1.5% चल रहा हो तो एक एबरेशन है, लेकिन अब आपका जो इन्फ्लेशन का दायरा है ना, वो 5-6% की रेंज में आ चुका है। और ग्रोथ आपकी 6.5-7, 6.5-7, 6.5-7, और वो 5-4, 5-4। तो आपका जो नॉमिनल जीडीपी है ना, वो इसीलिए कंटिन्यूअसली डाउन साइड में आ रहा है। ये अच्छा बुरा एक अलग चीज है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन आपको जरूर समझनी चाहिए। तो अगर आपकी नॉमिनल जीडीपी 10.5% के एवरेज से ग्रो हुई है पिछले 5 सालों में, यानी FY20 से FY25 तक, तो आपको ये रडार पे रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये बिग पिक्चर मैंने आपको क्यों दिखाई? इसको हमने आपको इसलिए दिखाई है कि अगर आप इस बिग पिक्चर को समझ लेंगे तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है ना, उनको मैनेज करने में आपको काफी आसानी और मदद मिलेगी। अभी मैंने इतनी सारी आपको खबरें दिखाई कि कौन डिस्काउंटेड नहीं है, पता नहीं हमें। मार्केट को एक ही चीज पसंद होती है, सर्टेनिटी। अगर ये तय हो जाए कि 50% ही टैरिफ रहेगा, बात खत्म, और अगले 10 साल तक यही रहेगा, तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन दुविधा बनी रहती है कि आज ये बात, कल वो बात। अभी ट्रम्प की ट्वीट की वजह से हमारा मार्केट वोलेटाइल होता है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, भारत के साथ दोस्ती गांठ रहे हैं, यूरोप से कह रहे हैं ट्रम्प टैरिफ लगाओ। इसमें मार्केट परेशान होता है। अनसर्टेनिटी कभी मार्केट को पसंद नहीं होती, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो ब्याज दरें हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो कोई पॉलिसी हो। स्टेबिलिटी चाहिए मार्केट को, तभी वो ढंग से ग्रो करता है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के सीएफओ हैं और हम आपको रोज एक नया पैतरा बताएं, तो आपको बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपको एक सर्टेन टाइम बता दें तो आप एक्सेल में डाल के उसको बना लोगे। इसलिए बिग पिक्चर समझना आपको जरूरी है कि जो बिग पिक्चर की ट्रेंड लाइन है, वो नीचे की तरफ है। नॉमिनल जीडीपी आपकी नीचे की तरफ जा रही है, डिफ्लेटर आपका ठीक से नहीं चल रहा है। तो इसलिए इस बिग पिक्चर को ध्यान में रखते हुए भी आप कोई अपना बड़ा फैसला लें। इसका डेली मार्केट से या इस महीने के मार्केट से, उस महीने के मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बड़ी ट्रेंड लाइन है जिससे मार्केट दाएं बाएं नहीं जा सकता। आज के 10 साल बाद आप देखेंगे तो जो आज 13% की कहानी लोग सुना रहे हैं, हो सकता है वो 10% की सुना रहे हो आपको, क्योंकि ट्रेंड लाइन आपकी यह इंडिकेट कर रही है। और ऐसा भी कोई लीवर या ट्रिगर मुझे नहीं दिख रहा है जिससे मैं ये मानने पे सहमत हो जाऊं कि हम लोग 8 से 10% की जीडीपी ग्रोथ पे जाने वाले हैं। फिलहाल तो नहीं लगता। अभी तो 6, 6.5 की रेंज में लग रहा है। सो इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या बड़े डिसीजंस लेते समय इस बात को ध्यान में रखें।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप को आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वरना मैं गुस्सा हो जाऊँगा, यार चैनल तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि उससे हमें मदद मिलती है और अच्छी डेटा पॉइंट दिखाने में या और किसी और गेस्ट को बुलाने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये डेटा पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया।